नमस्कार। दिन भर की बड़ी खबरों में आपका स्वागत है। मैं हूं आपके साथ आराधना। आज इस बुलेटिन में बात होगी विपक्ष के दबाव में आई मोदी सरकार की, पाकिस्तान के खिलाफ एक्शन के लिए भारत की तैयारी की, देखेंगे आतंकवाद पर पाकिस्तान सरकार के बड़े कबूलनामे को, कश्मीर हमले के पीड़ित परिवार से राहुल की मुलाकात को, जानेंगे 1 मई से किन नियमों में हो रहा है बदलाव, और बुलेटिन के आखिर में देखेंगे जाने माने कार्टूनिस्ट इरफान की किस खबर पर पड़ी तिरछी नजर। लेकिन दिन भर की तमाम बड़ी खबरों से पहले एक नजर आज की सुर्खियों पर। हाईकोर्ट के जज लोकपाल के दायरे में या उससे बाहर, मामले में सुनवाई करते हुए सुप्रीम कोर्ट बोला ये मेरिट से जुड़ा मामला, इसे सीजेआई करेंगे तय, अगली सुनवाई जुलाई में। ई-केवाईसी की सुविधा दिव्यांग व्यक्तियों के लिए हर हाल में हो सुलभ, सुप्रीम कोर्ट का निर्देश। डिजिटल पहुंच के अधिकार को बताया अनुच्छेद 21 का अभिन्न अंग। बांग्लादेश में इस्कॉन के पूर्व पुजारी चिन्मय कृष्णदास को मिली जमानत, राष्ट्रीय ध्वज का अपमान करने का लगा था आरोप, रिहाई पर अभी भी संशय। लाल निशान पर बंद हुआ शेयर बाजार, 46 अंकों की गिरावट के साथ 80,242 पर बंद हुआ सेंसेक्स, वहीं 1 अंक की मामूली गिरावट के साथ 24,334 पर बंद हुआ निफ्टी। ये तो थी सुर्खियां। अब बात आज की सबसे बड़ी खबर की। देश में जाति जनगणना की डिमांड लगातार उठ रही थी। राहुल गांधी तो लगातार इस मांग को लेकर सरकार से सीधा टकराव लेने की तैयारी में थे। उन्होंने यहां तक कह दिया था कि अगर मोदी सरकार जाति जनगणना नहीं कराएगी तो जनता इस सरकार को उखाड़ देगी और जो नई सरकार आएगी वो जाति जनगणना कराएगी। और अब जाति जनगणना को लेकर मोदी सरकार ने बड़ा फैसला किया है। तो क्या है पूरा मामला, देखिए इस रिपोर्ट में। मोदी सरकार को विपक्ष के आगे झुकना पड़ा है और अब मोदी सरकार ने जाति जनगणना को मंजूरी दे दी है। केंद्रीय कैबिनेट की बैठक में इस पर मुहर लगा दी गई है। बैठक की जानकारी देते हुए केंद्रीय मंत्री अश्विनी वैष्णव ने बताया कि केंद्र सरकार ने जाति जनगणना कराने का फैसला लिया है। वैष्णव ने कहा, आज दिनांक 30/4/2025 के दिन प्रधानमंत्री श्री नरेंद्र मोदी जी के नेतृत्व में राजनीतिक विषयों की कैबिनेट समिति ने यह निर्णय लिया है कि जातियों की गणना को आने वाली जनगणना में सम्मिलित किया जाए। बता दें, जाति जनगणना की देश में शुरुआत 1881 में अंग्रेजों के शासनकाल में हुई थी। 1931 तक हर 10 साल बाद जनगणना हुई और उसके आंकड़े भी जारी किए गए। लेकिन 1971 में हुई जाति जनगणना और जाति जनगणना के आंकड़े सार्वजनिक नहीं किए गए। इसके बाद देश में जनगणना तो हुई लेकिन जाति जनगणना नहीं कराई गई। 1951 में हुई जनगणना में धर्म के कॉलम के अलावा SC और ST का कॉलम रखा गया था क्योंकि इनके लिए संविधान में आरक्षण की व्यवस्था की गई थी। 2011 में मनमोहन सिंह की सरकार ने जाति सर्वे कराया लेकिन इसकी रिपोर्ट सार्वजनिक नहीं की गई थी। लेकिन अब मोदी सरकार जाति जनगणना कराने को तैयार हो गई है। विपक्ष की तरफ से इसे अपनी बड़ी जीत बताया जा रहा है क्योंकि विपक्ष ने ही जाति जनगणना को लेकर आंदोलन सा छेड़ दिया था। राहुल गांधी ने तो यहाँ तक कह दिया था कि अगर ये प्रधानमंत्री जाति जनगणना नहीं कराएंगे तो इनकी जगह दूसरा प्रधानमंत्री जातिगत जनगणना कराएगा। देश में जाति जनगणना जरूर होगी। जाति जनगणना के फैसले को बीजेपी मोदी सरकार का मास्टर स्ट्रोक बता रही है तो विपक्ष इसे अपनी जीत बता रहा है। यानी जाति जनगणना को लेकर एक बात साफ हो गई है कि इस मामले में विपक्षी दल एकजुट है। बात क्रेडिट की है। एकजुट तो पूरा देश भी पाकिस्तान के खिलाफ हो गया है। पीएम मोदी तो सेना को पाकिस्तान पर कार्रवाई करने की खुली छूट पहले ही दे चुके हैं। तो क्या है भारत की तैयारी, देखिए इस रिपोर्ट में। पाकिस्तान के खिलाफ भारत बड़ा एक्शन लेने की तैयारी में है। कश्मीर हमले के 8 दिन बाद पीएम मोदी ने सुरक्षा मामलों की कैबिनेट कमेटी CCS की बैठक ली। कश्मीर में हुए हमले के बाद ये दूसरी CCS की बैठक थी जिसमें केंद्रीय गृह मंत्री अमित शाह, रक्षा मंत्री राजनाथ सिंह, वित्त मंत्री निर्मला सीतारमण और विदेश मंत्री S जयशंकर की मौजूदगी में सुरक्षा तैयारियों पर चर्चा की गई। इसके साथ ही प्रधानमंत्री के आवास पर 2 अतिरिक्त समिति, राजनीतिक मामलों की कैबिनेट समिति और आर्थिक मामलों की कैबिनेट समिति की बैठकें हुई। केंद्र सरकार ने सिक्योरिटी एडवाइजरी बोर्ड का पुनर्गठन किया। पूर्व रॉ चीफ आलोक जोशी को इसका चेयरमैन बनाया गया। इस बीच सरकार के निर्देश पर कश्मीर डिविजनल कमिश्नर ने कश्मीर के सभी होटल, होम स्टे सहित दूसरी गेस्ट हाउस, हाउस बोट मालिक और दूसरे लोगों को टूरिस्ट का एडवांस बुकिंग अमाउंट वापस करने का निर्देश जारी किया है। इसे देखते हुए दावा किया जा रहा है कि भारत कुछ बड़ा एक्शन लेने की तैयारी में है। भारतीय राजनयिकों ने पाकिस्तान छोड़ दिया है। अटारी बाघा बॉर्डर से 22 दूतावास कर्मचारी भी भारत लौट आए हैं।
मोदी सरकार सिंधु जल समझौते के सस्पेंशन को कैसे लागू करे, इसकी भी रणनीति बना रही है। वहीं पाकिस्तानी सेना ने इंटरनेशनल बॉर्डर पर कई पोस्ट खाली कर दिए हैं। सेना ने इन पोस्ट से अपने झंडे भी हटा लिए हैं। हालांकि बाद में जब पाकिस्तान में ही इस पर सवाल उठे तो झंडे वापस लगा दिए गए। इस बीच ये खबर भी सामने आ रही है कि पाकिस्तान के अधिकांश बड़े सैन्य अधिकारियों ने अपने परिवार को देश से बाहर भेज दिया है। पाकिस्तान की सेना के चीफ असीम मुनीर ने भी अपना परिवार ब्रिटेन और अमेरिका भेज दिया है। खबरें तो यहाँ तक चल रही हैं कि मुनीर ने भी देश छोड़ दिया है या फिर वो रावलपिंडी के किसी सुरक्षित बंकर में छिप गए हैं। भारतीय हमले के डर से पाकिस्तान ने अपने F-16 विमानों को भी छिपा लिया है। साफ है कि पाकिस्तान को भारत से हमले का डर सता रहा है। भारत की तैयारी से पाकिस्तान के पसीने छूट रहे हैं। पाकिस्तान की सरकार और सेना दोनों ही डरे दिखाई दे रहे हैं। तो पाकिस्तान सरकार के मंत्री अपने ही देश की पोल खोलने में भी जुट गए। खुद ही कबूल कर रहे हैं कि हमने आतंकवादियों को पाला है और अभी भी पाल रहे हैं। तो कैसे खुद अपनी ही पोल खोल रहा है पाकिस्तान, देखिए इस रिपोर्ट में। पाकिस्तान का झूठ पूरी दुनिया के सामने खुलकर आ गया है। पाकिस्तान की सरकार भले ही ये दावा करती हो कि वो आतंकवाद की सबसे ज्यादा पीड़ित है, लेकिन शहबाज सरकार के मंत्री ही खुलकर बोल रहे हैं कि हम लोग ही आतंकवादियों को पैदा करते हैं। जम्मू कश्मीर में 26 लोगों की जान लेने की जिम्मेदारी द रेजिस्टेंस फ्रंट यानी TRF ने ली थी। पाकिस्तान के विदेश मंत्री इशाक डार ने संसद में ये बात खुलकर कबूल भी की, लेकिन जब बात TRF को कटघरे में खड़ा करने की आई तो पाकिस्तान इसके समर्थन में खड़ा हो गया। UN में हिंदुस्तान में 26 लोगों की जान लेने के मामले पर एक प्रस्ताव पेश किया गया था, जिसमें हमले का जिम्मेदार TRS को बताया गया था। लेकिन पाकिस्तान, जो इस समय UNSC का अस्थायी सदस्य है, उसने चीन के साथ मिलकर प्रस्ताव से TRS का नाम निकलवा दिया। और पाकिस्तान के विदेश मंत्री संसद में इस बात को पाकिस्तान की जीत बता रहे हैं कि उन्होंने एक आतंकवादी संगठन जिस पर 26 लोगों की जान लेने के आरोप है, उसे UN में बचा लिया। वैसे डार अकेले पाकिस्तानी नेता नहीं है जो खुलकर आतंकवादियों को बचाने की बात कह रहे हैं। इससे पहले पाकिस्तान के रक्षा मंत्री ख्वाजा मोहम्मद आसिफ ने भी कहा था कि हम पिछले 3 दशकों से अमेरिका के लिए ये गंदा काम कर रहे हैं, जिसमें पश्चिम और ब्रिटेन भी शामिल है। इससे पहले 2018 में पाकिस्तान के पूर्व प्रधानमंत्री नवाज शरीफ ने कहा था कि पाकिस्तान में आतंकी सक्रिय हैं और पनाह पाते हैं। नवाज से पहले 2015 में पाकिस्तान के पूर्व राष्ट्रपति परवेज मुशर्रफ ने माना था कि आतंकवाद पाकिस्तान की पैदाइश है। उन्होंने कबूल किया था कि कश्मीर में आतंकी भी पाकिस्तान ने ही भेजे थे। उन्होंने कहा था कि तालिबान को हमने ट्रेन किया था, ओसामा हमारा हीरो था, हमने आतंकियों को ट्रेनिंग दी। पाकिस्तान में खौफ दिखाई दे रहा है तो हिंदुस्तान में कोई घबराहट नहीं दिख रही, लेकिन 26 लोगों की कश्मीर में ली गई जान को लेकर जरूर गुस्सा है। राहुल गांधी आज शुभम द्विवेदी के घर पहुंचे, जिनकी जान 22 अप्रैल के हमले में चली गई थी। इसके अलावा राहुल ने अमेठी का भी दौरा किया। तो क्या कुछ कहा राहुल ने इस दौरान, देखिए इस रिपोर्ट में। कांग्रेस सांसद और लोकसभा में नेता विपक्ष राहुल गांधी ने अपने उत्तर प्रदेश दौरे के दूसरे दिन कानपुर में पहलगाम आतंकी हमले में जान गंवाने वाले शुभम द्विवेदी के परिजनों से मुलाकात की। भावुक माहौल में शुभम की पत्नी ऐशन्या और पिता संजय द्विवेदी ने राहुल के सामने अपना दर्द बयां किया। मुलाकात के दौरान ऐशन्या रो पड़ी, जिन्हें राहुल ने गले लगाकर सांत्वना दी। ऐशन्या ने बताया कि 22 अप्रैल को पहलगाम में आतंकी हमले में उनके पति शुभम की जान ले ली गई। ऐशन्या की बहन ने कहा कि उन्होंने मदद मांगी, लेकिन किसी ने उनका साथ नहीं दिया। वहीं शुभम के पिता संजय ने राहुल से कहा कि आप कुछ करिए, आप बड़े नेता हैं। राहुल ने परिवार को भरोसा दिलाया कि शुभम को शहीद का दर्जा दिलाने के लिए वो प्रधानमंत्री को पत्र लिखेंगे। उन्होंने कहा, मैंने अपने दादी और पिता को आतंकवाद में खोया है, आतंकियों को कड़ी सजा दिलाएंगे, चाहे वो कहीं छिपे हों। राहुल ने परिवार को प्रियंका गांधी से फोन पर बात भी कराई। उन्होंने सर्वदलीय बैठक की मांग दोहराई ताकि आतंकवाद के शिकार लोगों को न्याय मिले। बता दें कि इस मुलाकात से पहले राहुल गांधी ने जम्मू कश्मीर के पहलगाम का भी दौरा किया था और वहां पीड़ितों के परिवारजनों से मुलाकात की थी। राहुल गांधी की सक्रियता बीजेपी की परेशानी का बड़ा कारण बनी हुई है, तो वक्फ कानून भी सरकार की चिंता को बढ़ा रहा है। मुस्लिम संगठनों की तरफ से इस कानून के खिलाफ प्रदर्शन एक बार फिर से शुरू हो गए हैं। तो क्या है पूरा मामला, देखिए इस रिपोर्ट में। ऑल इंडिया मुस्लिम पर्सनल लॉ बोर्ड AIMPLB ने नए वक्फ कानून के विरोध में आज देश भर में लाइट बंद करो अभियान शुरू किया है। इसके तहत लोगों से रात 9 बजे से 9:15 बजे तक घरों, दुकानों और कार्यालयों की लाइट बंद करने की अपील की गई। AIMPLB का कहना है कि ये कानून अन्यायपूर्ण, अलोकतांत्रिक और इस्लामी सिद्धांतों के खिलाफ है। बोर्ड का दावा है कि ये कानून मुस्लिम समुदाय की धार्मिक संपत्तियों में सरकारी दखलंदाजी को बढ़ाएगा, जो केवल एक समुदाय का नहीं बल्कि पूरे राष्ट्र का मुद्दा है। इसे लेकर AIMIM चीफ असदुद्दीन ओवैसी ने कहा, आप तमाम की इत्तला के लिए और आप तमाम से एक गुजारिश और रिक्वेस्ट है कि ऑल इंडिया मुस्लिम पर्सनल लॉ बोर्ड ने वक्फ अमेंडमेंट बिल 2025 के खिलाफ जो एक पब्लिक प्रोटेस्ट को लॉन्च किया है,
उसके एक प्रोग्राम के तहत कल 30 अप्रैल के दिन शाम में 9 बजे से 9:15 बजे तक बत्ती गुल का प्रोग्राम है। तो मेरी आप तमाम लोगों से दरमंदाना अपील है कि आप लोग कल अपने घर की लाइट रात में 9 बजे से 9:15 बजे तक बंद रखिए। वहीं AIMPLB के प्रवक्ता डॉक्टर सैयद कासिम रसूल इलियास ने कहा कि ये कानून मुस्लिम समुदाय के अधिकारों पर हमला है। वक्फ संपत्तियां धार्मिक और सामाजिक कार्यों के लिए है, लेकिन सरकार इन पर नियंत्रण चाहती है। संगठन ने लोगों से इस अभियान में शामिल होने की अपील की है। साथ ही ये भी जोड़ा कि ये केवल मुस्लिम समुदाय की नहीं, बल्कि सभी नागरिकों की स्वतंत्रता और अधिकारों की लड़ाई है। बताते चले कि AIMPLB के वक्फ बचाव अभियान का पहला चरण 11 अप्रैल से शुरू हुआ, जो 7 जुलाई तक 87 दिनों तक चलेगा। इस दौरान 1 करोड़ हस्ताक्षर एकत्र किए जाएंगे, जिन्हें प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी को सौंपा जाएगा। इसके बाद अगले चरण की रणनीति तय होगी। बोर्ड ने स्पष्ट किया कि जब तक सरकार इस कानून को वापस नहीं लेती, शांतिपूर्ण विरोध जारी रहेगा। मुस्लिम संगठन के विरोध के चलते सरकार बैकफुट पर है, तो महाराष्ट्र सरकार के फैसलों पर भी सवाल उठ रहे हैं। चुनाव में बड़े बड़े वादे कर सत्ता में आई महायुति सरकार अब तमाम योजनाएं बंद कर रही है, क्योंकि खजाना खाली है। तो अब किस योजना पर चली सरकार की कैंची, जानने के लिए देखिए ये रिपोर्ट। महाराष्ट्र में मुख्यमंत्री देवेंद्र फडणवीस की सरकार रेवड़ी कल्चर में कटौती का अभियान चला रही है, लेकिन ये कदम विवादों को जन्म दे रहा है। विधानसभा चुनाव में मुफ्त योजनाओं के दम पर शानदार जीत हासिल करने वाली भाजपा सरकार अब खजाने का बोझ कम करने के लिए लोकप्रिय योजनाओं में बदलाव कर रही है। सबसे चर्चित लाडकी बहन योजना में कई शर्तें जोड़कर लाखों लाभार्थियों को बाहर कर दिया गया, जिससे सरकार को करोड़ों रुपए की बचत हुई। चुनावी वादे के मुताबिक इस योजना की राशि को 1500 से 2500 करने का ऐलान किया गया था, लेकिन सरकार बनने के बाद ये वादा पूरा नहीं हुआ, जिससे जनता में नाराजगी है। ताजा मामला प्रधानमंत्री फसल बीमा योजना से जुड़ा है, जिसे राज्य सरकार ने 1 रुपए की मामूली फीस पर शुरू किया था। अब इस योजना को रद्द कर दिया गया है। सरकार का दावा है कि 2024-25 में 5.9 लाख फर्जी आवेदन पकड़े गए, जिसके लिए केंद्र और राज्य ने 478.5 करोड़ रुपए का प्रीमियम भरा था। इन फर्जी आवेदनों से प्राकृतिक आपदा में 6000 करोड़ रुपए से अधिक का दावा हो सकता था। अब सरकार केंद्र को प्रीमियम की राशि लौटाएगी। इस योजना के तहत किसानों को खरीफ फसल के लिए 1.5%, रबी फसल के लिए 2% और बागवानी फसलों के लिए 5% प्रीमियम देना पड़ता था। विपक्ष ने सरकार पर वादा खिलाफी का आरोप लगाते हुए कहा कि किसानों और महिलाओं के हितों की अनदेखी की जा रही है। इन फैसलों से फडणवीस सरकार की छवि पर भी सवाल उठ रहे हैं। महाराष्ट्र सरकार पर आर्थिक बोझ बढ़ता जा रहा है, जिसके चलते योजनाओं पर कैंची चलाई जा रही है। तो कई बड़े बदलाव की तैयारी केंद्र सरकार की तरफ से भी की जा रही है। 1 मई को इसमें से कई बदलाव देखने को मिलेंगे। देखिए ये रिपोर्ट। बढ़ती महंगाई और बेरोजगारी के बीच 1 मई से देश में कई बड़े बदलाव होने जा रहे हैं। ऐसे कई बदलाव जिनका असर सीधा जनता की जेब पर पड़ने वाला है। भारतीय रिजर्व बैंक के नए नियम 1 मई से लागू होंगे। अब फ्री ट्रांजैक्शन लिमिट खत्म होने के बाद ATM से पैसे निकालने पर हर बार 19 रुपए चुकाने होंगे, जबकि पहले ये फीस 17 रुपए थी। इसके अलावा बैलेंस चेक करने के लिए भी 6 रुपए की जगह 7 रुपए फीस देनी होगी। सरकार देश के 11 राज्यों में एक राज्य एक RRB योजना लागू करेगी, जिसके तहत हर राज्य में सभी क्षेत्रीय ग्रामीण बैंकों को एक साथ जोड़कर एक बड़ा बैंक बनाया जाएगा। इस महीने से सभी बैंकों, वित्तीय कंपनियों और विनियमित संस्थाओं को लाइसेंस अप्रूवल के लिए कोई भी एप्लीकेशन जमा करने के लिए प्रवाह पोर्टल का इस्तेमाल करना अनिवार्य होगा। वहीं रेलवे टिकट बुकिंग के नियमों में भी कुछ बदलाव होंगे। अब से वेटिंग टिकट सिर्फ जनरल कोच में ही मान्य होगा। यात्री अब अपनी टिकट केवल 60 दिन यानी 2 माह पहले ही बुक करा सकेंगे। FD और सेविंग अकाउंट की ब्याज दरों में भी बदलाव देखने को मिल सकता है। 1 मई से LPG सिलेंडर भी नए रेट पर मिलेगा। KYC के बिना अब सरकारी राशन की दुकान से राशन नहीं मिलेगा। इन सभी बदलावों को लेकर चिंता जाहिर की जा रही है कि देश की जनता पहले से ही महंगाई की मार झेल रही है और अब ये बदलाव उनके जेब खर्च को और बढ़ाने का काम करेंगे। और बुलेटिन के आखिर में देखेंगे जाने माने कार्टूनिस्ट इरफान की किस खबर पर पड़ी तिरछी नजर। यूँ तो हमारा देश कई चीज़ों के लिए दूसरे देशों के ऊपर निर्भर रहता है। अब क्या उसी तरह से इतिहास के लिए भी दूसरे देशों पर निर्भर रहना पड़ेगा? क्योंकि NCERT की स्कूल की किताबों में से इतिहास के वो पन्ने जिन पर मुगलों के बारे में इतिहास था, वो सारा का सारा ही हटा दिया गया है। यानी कि आने वाली पीढ़ियां अब ये जान भी नहीं पाएंगी कि देश का असली में इतिहास क्या था।
और हैरत की बात तो तब होगी उनके लिए जब वो विदेशों में जाएंगे और पढ़ेंगे कि ये भारत का इतिहास तो कुछ और ही है, हमने तो वो पढ़ा ही नहीं है। बहुत बहुत शुक्रिया इरफान जी। तो आज इस बुलेटिन में इतना ही। आप देखते रहिए डीवी लाइव। नमस्कार।